गुड मॉर्निंग गाइस। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में फिर से आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। मैं देवांश गौतम। जैसा कि कल आपको मैंने कहा था गाइस कि मैं प्रैक्टिस एक सेट लेकर आऊंगा अनुपात और समानुपात का। कल मैंने सारे जितने भी इसके कंसेप्ट थे सारे कंसेप्ट सिखा दिए थे गाइस। आज मैं इसी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मोस्टली मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है आज के सेट में। और आज का जो आपने सेट अनुपात समानुपात का लगा लिया गाइस, तो लगभग किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आपसे 90% हर एग्ज़ाम का सवाल आपसे अनुपात और समानुपात के बन जाएंगे। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। और स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा गाइस कि इसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और साथ ही गाइस शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच में ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये हमारा सेट ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो पहुंच सके। तो आइए मैं आज सारे कंसेप्ट के साथ आज पुनः एक बार प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार मैं ओवरऑल आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ गाइस। मैंने कल आपको बताया था अनुपात समानुपात के बारे में कि अनुपात और समानुपात क्या है। तो अनुपात क्या है? दो राशियों के बीच एक ऐसा संबंध है, ठीक है गाइस। एक इस प्रकार का संबंध ही क्या कहलाता है? हमारा अनुपात। यानी दो राशियों के बीच, और कैसी राशियां होनी चाहिए? सजातीय राशियां होनी चाहिए, या दो हों या दो से अधिक हो। तो दो या दो से अधिक राशियों के बीच एक संबंध को हम क्या कहते हैं? अनुपात। और समानुपात क्या है कि दो राशियां यानी दो सजातीय राशियों के बीच के अनुपात यदि आपस में बराबर हैं तो वो कैसे हैं? हमारे समानुपात कहलाते हैं। अनुपात के प्रकार क्या क्या हैं? वर्गानुपात है, वर्गमूलानुपात है, घनानुपात है, घनमूलानुपात है, और साथ ही गाइस आपका यहाँ विलोमानुपात है और आपका मिश्रानुपात है। तो इतने प्रकार से हमारे अनुपात में क्वेश्चन बन जाते हैं। साथ ही साथ गाइस इसी में आपको एक चीज़ और समझना होगा कि जो अनुपात होते हैं हमारे वो हमेशा सरलतम रूप में होते हैं। किस में होते हैं? सरलतम रूप। सरलतम रूप कहने का मतलब जैसे 12 and 36 लिखा हुआ है, तो क्या ये अपने सरलतम रूप में है? नहीं है। सरलतम रूप का कहने का मतलब होता है गैस कि इन दोनों नंबरों के बीच कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। और केवल उभयनिष्ठ कॉमन नंबर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ तो 12 है, यहाँ भी 12 है, दोनों 12 से डिविजिबल हो जा रहे हैं, भाग चला जा रहा है। अब आप देखेंगे 1 और 3 के बीच कोई कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को विभाजित करता हो, 1 के अलावा, एक्सेप्ट 1। तो इस प्रकार ये जो हमें मिलता है 1 और 3, ये किसी भी संख्या का यह जो है तो 12 और 36 का सरलतम रूप कहलाता है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात फिर से और कहूँगा कि आपको ये भी बात याद रखना होगा कि AB का अनुपात व CD दो अनुपात यदि आपको दे रखे हों तो A अनुपात D यानी A अनुपात D बड़ा हो किससे? C अनुपात D से, तब याद रखना आप AD भी बड़ा होगा BC से। साथ ही आपका A अनुपात B छोटा हो CD से तो ये भी याद रखेंगे कि AD भी छोटा होगा BC से। लेकिन यदि A अनुपात B आपस में बराबर हो C अनुपात D के तो ये भी याद रखिएगा कि AD जो होगा वो बराबर होगा आपके BC के। क्लियर? आगे ये कुछ और इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा आप। इनको क्या याद रखना है कि योगानुपात क्या है, अंतरानुपात क्या है और योगांतरानुपात क्या है। ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है गाइस कि जहां आपको टाइम बचा के देंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। आऊँगा मैं जब पढ़ाऊँगा अलजेब्रा के कुछ और कंसेप्ट, तो ये बहुत यूज टू हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन में इतने यूज टू हैं कि आपको टाइम बचा के दे देगा और बड़ा आसान से आंसर मिल जाएगा आपको, और वो भी अलजेब्रा के रेशियो के कंसेप्ट में।
तो याद रखिएगा योगानुपात का मतलब क्या है आपका, कि यदि कोई भी रेशियो आपका इस प्रकार दे रखा है A/B बराबर C/D, और इसमें आपसे पूछ लिया कि चलिए बताइए A+B/C+D की वैल्यू क्या होगी। आइए मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा ही देता हूँ। आइए ऐसा समझेंगे गैस, जैसे मान के चलिए आपको क्वेश्चन इस प्रकार देता है कि यदि दे दिया A/B = 2/3, क्या दे दिया गैस 2/3, और इसके बाद वो आपसे जानना चाहता है और एक कंडीशन दे दिया कि इफ़, एक कंडीशन दिया है, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है गिवन है, और कंडीशन दे दिया कि यदि इफ़ A/B = C/D हो, A/B = C/D हो, तो देन आपको C+D की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि A और B के मान दे रखा है, और A/B जो है तो B C/D के इक्वल है। जब ये इक्वल है तो आपको पता है कि इसी को लेकर हमें सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या बताया कि A/B बराबर है जब C/D के आपके, तो यदि इसमें आप योगानुपात लगाएं, क्या लगाएंगे इस योगानुपात, तो योगानुपात क्या कहलाता है कि इस नीचे वाले को ऊपर के साथ जोड़ देना है, यानी A+B/B इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा C+D/D। क्लियर, यानी यहाँ से आपको क्या मिल गया A+B/B = C+D/D। मैं इसको यहाँ पास लिखता हूँ, यदि इसको इंटरचेंज कर लें क्रॉस में, तो ये क्या बन जाएगा आपका A+B/C+D = B/D। क्लियर, और इसी की वैल्यू आपसे जानना चाह रहा था वो, और A और B आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 2 और 3, तो आप कह रहे होंगे कि 2 और 3 5, और बटे आपका यहाँ क्या हो जाएगा B की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और इक्वल्स टू फिर आपको 5/3, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इस 1, या मैं ऐसे कह दूँ कि 5/5 इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, ये B/D हो रहा है, कितना हो रहा है गाइस B/D, B कितना है आपका 3 है, D भी कितना है 3 है, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि रेशियो सेम हो जाएगा इन 1/1। क्लियर, तो इस प्रकार से वो कोई भी डाटा बना के आपको दे सकता है। तो आई होप कि बात एकदम आपकी अब क्लियर हो गई होगी। क्लियर है, तो इसी प्रकार योगानुपात हो जाएगा आपका, योगांतरानुपात हो जाएगा, और अंतरानुपात हो जाएगा। क्लियर, आइए एक और मैं रिवाइज करा देता हूँ समानुपात के तौर, यानी प्रोपोर्शन क्या होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, तो आप बोलेंगे सम और अनुपात से। सम का मतलब बराबर या समान, ठीक है गाइस, यानी 2 सजातीय राशियों का एक ऐसा संबंध जो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। अर्थात मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 2 अनुपात एक दूसरे के बराबर हो तो वो चारों राशियाँ समानुपात कहलाती हैं, और इसे इस संकेत से प्रेजेंट किया जाता है। समानुपात में 4 कंसेप्ट लगते हैं, वित्तानुपात, अनुलोमानुपात, विलोमानुपात और मिश्रानुपात। इन चारों ही कंसेप्ट को आपको याद रखना होगा। क्लियर, तो वित्तानुपात यानी कंटिन्यूटी प्रोपोर्शन, कंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया, लगातार बढ़ना होता है। अनुलोमा का मतलब होता है एक बढ़ाओ दूसरा अपने आप बढ़े, दूसरा घटाओ तो पहला घटाओ तो दूसरा अपने आप बढ़ जाए, तो अनुलोमानुपात हो गया। विलोमानुपात एक बढ़ाओ दूसरा घटे, दूसरे के बढ़ाओ तो पहला घट जाए, इस प्रकार से विलोमानुपात। और मिश्र कंपाउंड आपका अलग ही होता है। क्लियर है, तो आइए आगे चलते हैं अब अपने सेट यानी क्वेश्चनों से अब स्टार्ट करेंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कितने लोगों से भी बनता है। तो पहले जिन लोगों से बनता है वो वीडियो को पॉज करेंगे
खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि कल मैंने कंसेप्ट सिखा रखा है, और इसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बोलता है संख्याओं 4 और 42 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। जैसे मैंने बता रखा है कि तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि a/b इक्वल्स टू b/x। ये x क्या है, तृतीय अनुपात। तो इसकी वैल्यू निकालना है, तो तृतीय वैल्यू कैसे निकालते थे, जो हमें तृतीय निकालना है तो बीच वाले को 2 बार हम लिखते थे, क्योंकि इसे समानुपात में बनाना होता है, और जब तक समानुपात में नहीं होगा तो तृतीय अनुपात नहीं निकल सकता था। इसलिए मुझे बीच वाले को 2 बार लिखना पड़ता है। इस बात को याद रखेंगे। क्या मैंने कहा कि ये एक सवाल जो है, जब आपसे तृतीया पूछे, चतुर्थी अनुपात पूछे, तो ये तभी आप निकाल सकते हैं जब ये 4 राशियाँ आपके पास होनी चाहिए, यानी समानुपात में सवाल होना चाहिए। और समानुपात में जब ना हो तब हम क्या करते हैं, अपने सवाल को समानुपात के तौर पर बना लेते हैं। जैसे आपके पास 4 और 42 दे रखा है और तृतीया पूछा है, यानी थर्ड नंबर का, यानी आपको मैंने क्या बताया कि a/b जो है तो c/d इस प्रकार होता है समानुपात में। तो ये आपसे पूछ रखा है कि इसका बताइए, और लेकिन दे तो 2 ही रखा है। तब क्या करें, जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो क्या करना होता है कि ये जो बीच वाला है तृतीया के पहले वाला, ये तृतीया, इसके बीच वाला ये तो होगा, इन दोनों के, ये प्रथम ये तृतीया, तो इसके बीच का ये, तो इस बीच वाले को 2 बार लिखो, तो ये हमारा चतुर्था मतलब समानुपात में बन जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि आप ऐसा लिखो 4/42 बराबर 42/x, क्योंकि यही आपको निकालना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 42 गुणे 42/4, और जब आप इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे तो आपको x की वैल्यू मिल पा रही होगी 441। क्लियर। तो तृतीय अनुपात कितना आ गया, 441। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आपको ना समझ आए तो 21 और यहाँ से कर देंगे तो 21, तो 21 में कितना होता है, 441। क्लियर गाइस। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न आपको कहता है संख्याओं 2, 12 और 3 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। अब ये तो 3 दे रखा है तो आसान है, ये तो और आसान है। 2/12 बराबर 3/x, चतुर्थानुपात यही कहलाएगा x की वैल्यू मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 गुणे 3/2। इसको भाग कर रहे होंगे तो 6 आएगा। क्या आएगा, 6। तो x बराबर कितना आ गया गाइस, 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 80। क्लियर। तो ये अब आगे चलते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, तो कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए अब हम आपको इस रेशियो का कंसेप्ट सिखाते हैं कि जब इस प्रकार सवाल आए तो कैसे सॉल्व करना होता है। जैसे दे रखा है आपको कि a/b बराबर 1/2, b/c दे रखा है 3/4, c/d दे रखा है 6/9। तो कह रहा है आपका सभी का एक साथ रेशियो बताओ, a/b/c/d। ठीक है। इस प्रकार का जब भी सवाल आए तो एक बात आपको समझने वाली बात है कि यहाँ भी, एक मिनट गाइस, यहाँ भी, यहाँ सी, यहाँ सी, यानी एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग जगह अपनी अलग अलग वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं। मैं जहाँ भी जाऊँगा तो मैं ही तो रहूँगा, मेरे में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा बदलाव हो गया है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे b की वैल्यू 2 है और यहाँ b की वैल्यू 3 है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो क्या करना है, अब हमें सबको एक साथ लेकर इनको इक्वल करना है। और कैसे इक्वल होता है, तो अब आइए हम आपको सिखाते हैं। तो आपको दे रखा है a/b, कितना दे रखा है गाइस, 1/2। ये आपका a/b है। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा आपको लिख लेता हूँ पहले, a, b, c एंड d। तो a/b कितना दे रखा है, 1/2, 1 की जगह 1, b की जगह 2। फिर क्या दे रहे हैं, b/c कितना, 3/4। तो b है तो b की जगह फिर लिखो आप 3।
और अनुपात बनाओ सी की जगह 4। फिर सी अनुपात डी कितना दे रहेगा 6 अनुपात 9, तो सी की जगह आप लिखो कितना गाइस 6 और डी की जगह लिखो आप 9। और अब इसको एक इस प्रकार से लाइन खींच दो। क्लियर। अब क्या है इसका तो एक तरीका और है, अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ गाइस आप उस पर फोकस करिएगा कि जिसके बगल में जो जगह खाली हो उसी को बैठाते चलो। सी की जगह ये खाली है, एक ये खाली है, तो इसके बगल में कौन है 2, तो इस 2 को बैठाते जाओ। इसी प्रकार इस डी की जगह ये भी एक खाली है, तो कौन है बगल में 4, तो 4 को बैठा दो। इसी प्रकार ये खाली है, तो इसके बगल में कौन है 3, 3 को बैठा दो। ये जगह खाली है एक ही ये जगह, तो इसके बगल में कौन है 6, तो बस इसको यहाँ और इसको यहाँ बैठा दो और इन सभी का आपस में गुणा कर दो सभी का। तो कितना आ जाएगा इस यहाँ से 18 आ जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6, 6 6 36 आ जाएगा, यहाँ से 4 दूनी 8, 8 6 48 आ जाएगा, और यहाँ से 4 दूनी 8, 9 8 72 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, रेशियो पूछ रखा है ना, और रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो इसको आप 18 से भाग कर दो। 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, तो ये नहीं जाएगा भाग, गलत कर दिया गाइस। तो अब 2 से कर लेते हैं, 2 से 9, 2 से कितना हो जाएगा 18, 2 से 24, और 2 से कितना हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, 2 छिक्का 12, 36 दूना 72। कितना आ गया गाइस 9 18 24 36, 9 18 24 36। क्या भी और किसी से डिवाइड हो सकते हैं, तो यस 3 से तो कर दो आप, 3 3 ज़ा 9, यहाँ लिखे दे रहा हूँ 3 3 ज़ा 9, 3 से 3 6 टाइम हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 से 8 टाइम हो जाएगा 8 3 24, 3 से 12 हो जाएगा, ये हो गया आपका 12। तो ये राइट आंसर आपका आ गया 3 अनुपाते 6 अनुपाते 8 अनुपाते 12। क्लियर गाइस। तो आई होप कि ये बात बिल्कुल आपकी क्लियर होगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कहता है 950 रुपये को ए बी सी में इस अनुपात में बांटा जाना है, तो ए और बी के भागों का अंतर ज्ञात कीजिए। वैसे इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि ए बी सी 3 लोग हैं और 960 रुपये को इस अनुपात में बांटना है, ये अनुपात वो नंबर हैं, ये वो संख्याएं हैं, यदि इन तीनों को सम कर दिया जाए तो 950 के ही बराबर होगा। किसी को यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो वो जरूर मुझसे बाद में पूछ सकता है कमेंट करके। और कुछ दिन बाद गाइस मैं लाइव आऊँगा और लाइव पढ़ाया करूँगा, और लाइव में क्या रहेगा कि आप कमेंट करके पूछते रहेंगे और मैं देखता रहूँगा। फिलहाल अभी आप देखिए कि क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि ए बी सी का अनुपात दे रखा है, ए का 5 है, बी का 11 है, सी का कितना है 3, और इसी अनुपात में पूरे 950 को बांट देना है। तो मैं ये कहता हूँ कि यदि 950 को इस अनुपात में बांट देना है तो इन तीनों को यदि जोड़ दिया जाए तो 950 के ही बराबर कहलाएगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही है सर, तो यदि ऐसा सही है तो आप जोड़ दो, फिर क्या दिक्कत है। तो कितना आ जाएगा 19, लेकिन ये 19 तो अनुपात में हुआ, लेकिन एक्चुअल में है कितना 950, यानी 19 जो है कितने के बराबर 950 के। तो मैं कहूँ एक कितने के बराबर होगा, तो आप बोलेंगे 50 के बराबर, क्योंकि 19 पना 95 और 19 0 0, तो एक यूनिट कितना आ गया इस 50, कितना आ गया 50। लेकिन आपसे पूछा 50 नहीं है, आपसे पूछा ए और बी के भागों का अंतर। तो ए कितना है 5 है, बी कितना है 11 है, तो इन दोनों का यूनिट में अंतर ज्ञात करो कितना है। तो आप निकाल पा रहे होंगे, तो यूनिट में अंतर आ रहा होगा 6 का। एक 50 के बराबर है तो 6 कितने के बराबर, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरे 300 के बराबर है। कितने के बराबर है गाइस, पूरे 300 के बराबर है। क्लियर, कोई डाउट? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी को इसमें किसी प्रकार का संदेह या डाउट ना हुआ होगा। क्लियर, आई होप कि बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं।
तो अब देखिए अगला प्रश्न है, कहता है 2.5, 1.5 व 1.5 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो पहले वीडियो पॉज कर लेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब मैंने बता रखे हैं और उम्मीद भी करता हूँ कि सबसे बन जाएगा। आइए, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और आपसे डी का पूछ रहा मतलब एक्स। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2.5 अपॉन 1.5 इक्वल्स टू 1.5 अपॉन एक्स। क्लियर। आप इस प्रकार समानुपात के तौर पर इसको पहले बना लीजिए। और एक बात और याद रखिए कि जब भी कभी दशमलव वाले कोई नंबर्स आ जाएं तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो जैसे ही दशमलव देखे तो उनकी हार्ट बीट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और वो दशमलव वालों को करने में थोड़ा सा मतलब परेशानी समझते हैं। लेकिन आपको नहीं होना है परेशानी। आप ये मान के चलिए आपके में दशमलव है ही नहीं, अब बस आप सॉल्व करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? एक तो तरीका ये है कि आप इग्नोर करके चलें, दूसरा तरीका ये है कि आप देखें कि एक संख्या के बाद इधर पॉइंट, एक संख्या के बाद इधर पॉइंट, तो आप डायरेक्ट हटा सकते हैं। क्लियर। लेकिन हो क्या जाएगा, जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ लगा रहेगा, तो फिर आपका जो स्पीड होगी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ लगा रहने दो। आप सिर्फ इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप देख पा रहे हैं कि 2.5x बराबर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 15 में कितना होता है, 225 होता है। क्लियर गाइस। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब आप लगा दो दशमलव, एक अंक बाद इधर है, एक अंक बाद इधर है, तो पीछे से 2 अंक गिनो और लगा दो तो कितना आ जाएगा आपका 2.25। और यहाँ से इसको हटा दो आप तो यहाँ नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर गाइस। अब क्या है, अब पॉइंट आप हटा दो, नीचे से हटाओ ऊपर से हटाओ, तो नीचे से ऊपर से हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1.10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 अंक बाद है, यहाँ 1 अंक बाद है। 2 तो होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब चलिए, अब भाग कर देना, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 नहीं है, कितना होता है 225, यानी x बराबर कितना हो गया 9/10। और जब इसको डिवाइड कर रहे होंगे गाइस आप तो कितना आएगा 0.9। तो आंसर आपका चतुर्थानुपाती कितना हो जाएगा 0.9। क्लियर। यानी कितना आएगा आपका आंसर 0.9, योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, इसको भी आप पहले करिएगा फिर सॉल्यूशन देखिए। 3 और 192 का मध्यानुपाती, और जब भी मध्यानुपाती बोलेगा तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने क्या बताया गाइस कि आपको क्या करना है, मध्यानुपाती निकालना है। तो कुछ नहीं, बीच वाले को x समानुपात x अनुपात x को बांधना है। ठीक है। अब इनको समानुपात में रेशियो के फॉर्म में बनाएंगे, 3 के अपॉन में ये आ जाएगा, इसके अपॉन में ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये बन रहा होगा x² इक्वल्स टू 3 × 192। या स्क्वायर यहाँ से ख़त्म कर रहे होंगे तो यहाँ रूट लग रहा होगा, और जब रूट लग रहा होगा तो ऊपर में लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू √3 × 8 × 3, ये 192 का गुणा हो गया। क्या हो गया आपका गुणनखंड। अब जोड़ी बना लीजिए, 3 का जोड़ा बना, एक 8 का जोड़ा बना, तो x बराबर कितना हो गया, एक 3 एक बाहर आएगा, एक 8, तो 8 3 24। तो याद रखेंगे कि 3 और 192 का जो मध्यानुपाती होगा गाइस वो कितना आएगा आपका 24। कितना आएगा 24। क्लियर। अब आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। देखिए प्रश्न क्या है, कहता है
कि P/3 = Q/4 हो तो P+Q+R अपॉन R का मान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। देखें क्या कह रहा है, P/3 Q/4 एंड R/7 दे रखा है और आपसे जानना चाहता है कि P+Q+R अपॉन R की वैल्यू क्या होगी। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो एक बेसिक तरीका है कि आप इनको पहले K के बराबर मान लो। बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि बेसिक से आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप K के बराबर मान लो। K के बराबर आप मान रहे होंगे तो P बराबर कितना आ रहा होगा आपका 3K, Q बराबर कितना आ रहा होगा 4K और R इक्वल्स टू कितना आ रहा होगा 7K। अब आपको P+Q+R की वैल्यू चाहिए प्लस में, तो सबको जोड़ देंगे तो 4 3 7 7 दूनी 14 की कितना आएगा इस 14K क्लियर अपॉन R की वैल्यू कितनी 7K, तो आप लिख देंगे 14K अपॉन 7K और K से K कट जा रहा होगा 7 कम 7 तो 7 दूनी 14, यानी कितना आ रहा है आंसर गाइस 2। कितना आ रहा है आंसर 2। क्लियर, यानी आपका तो मैंने क्या बताया गैस, तो एक तो तरीका हमने कैसे लगा लिया कि इन सबको K के इक्वल मान के, किसके इक्वल मान लिया हमने, एक मिनट, K के इक्वल मान के हमने सॉल्व कर लिया। एक तो ये बढ़िया तरीका है। दूसरा भी तरीका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप फालतू में ना फंसे, क्योंकि एक कंसेप्ट सीखें और उसको फॉलो करते जाए तो आसान होगा। क्लियर, और ये सबसे आसान था इसलिए मैंने बता दिया। है तरीका दूसरा भी मेरे पास, लेकिन वहाँ एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, फंस जाएंगे। यहाँ आसान से था इसलिए मैंने इसी बेसिक कंसेप्ट को यूज़ कर लिया। अब आइए इस प्रश्न में चलते हैं। कहता है A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5, C/D बराबर 3/7। इस प्रकार दिया हो तो कहता 2100 के कुल धन में A का भाग कितना है बताइए। मैंने बताया आपको कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, जब भी, तो सबसे पहले आप इन तीनों को सेम करिए, यानी A/B/C का रेशियो बनाइए। A/B कितना दे रखा है आपको, A/B कितना दे रखा है 2/3, और B और C कितना दे रखा है 4/5, और C और D कितना दे रखा है तो आपको 3/7। क्लियर। अब इस प्रश्न को आप न्यू स्लाइड में मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा देखिए मैं यहाँ पास सॉल्व करता हूँ। आपको क्या दे रखा है, A/B, A/B/C/D, चारों के एक साथ लिख लेते हैं। A/B कितना दे रखा था आपको तो 2/3 दे रखा था। B/C कितना दे रखा था 4/5 दे रखा था, और C/D कितना दे रखा था 3/7 दे रखा था। अब इसका समान रेशो बना लो। मैंने कहा जो ब्लैंक जगह खाली हो इसके पड़ोसी को बैठाते जाओ। इसको 5 यहाँ 5 कर दो, आप यहाँ 4 करो, यहाँ 3 करो और यहाँ 3 करो, और सबका आपस में गुणा कर दो। तो 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 रेशो बनाओ। 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई कितना होगा 36, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 5 तिहाई 15, 15 सत्ते 105। क्लियर गाइस। अब इसको सॉल्व करिए, अब रेशियो बनाइए, सबको 3 से डिवाइड करिए। 8 3 से करेंगे तो 12, 3 से करेंगे तो 9 15, और 3 से करेंगे तो 3 3 से 9 और 1 3 4 5 3 5 50।
क्लियर। अब ये नहीं हमारा डिवाइड होगा तो ये मेरा रेशियो बन जाएगा। अब वो कह रहा था कि इस रेशियो, ये जो रेशियो बना है इन सभी का जो सम है वो कितना है, 2100 है। कितना है गाइस, 2100 है। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा था, स्टेटमेंट आप फिर से पढ़ लीजिएगा बैक करके। तो इनको जोड़िए, 12 8 20, 20 10 30, 30 30 60, 60 10 70। कितना आ गया गाइस, 70। 0 से 0 कैंसिल, 7 3 21 और 0, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 300। तो क्या आपसे ये पूछ रखा था, नहीं, आपसे पूछ रखा था ए का भाग बताइए। तो ए कितना भाग यूनिट में है, 8। तो एक यूनिट की वैल्यू 300, तो 8 यूनिट की वैल्यू गुणा कर देंगे आप, तो 8 3 24। तो कितना आंसर आ रहा है आपका, 2400। कितना आ रहा है गाइस, 2400। तो आई होप की बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलें अगले प्रश्न में। चलिए, तो मैं पुनः वापस अपने अगले, तो मेरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। इस वाले को आप पढ़ लेंगे पुनः, और आंसर कितना आया था मेरा, 2400 ए की वैल्यू। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है अगला। कहता है ए का 1/2, बी का 2/5 बराबर सी का 1/3, तो ए बी सी का रेशियो निकालें। बहुत आसान है गाइस, इसको तो यही कर सकते हैं आप। ए का मतलब गुणा होता है, तो आप लिखिए ए गुणे 1/2, फिर बोल रहा है बराबर, तो आप बराबर का साइन लगाइए। बी का, तो बी लिखिए, का मतलब गुणा होता है, तो 2/5 आप लिख देंगे, बराबर लिखिए। सी फिर का बोला है, तो का मतलब गुणा होता है, 1/3। ऐसा कर सकते हैं गाइस, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इस प्रकार के सॉल्व करने का एक और तरीका, जब इस प्रकार बन जाए, तो चूंकि ऊपर क्या है, a/2 बराबर 2b/5 बराबर c/3। ऐसा कुछ प्रश्न है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको करना क्या होता है, ए बी सी का रेशियो निकालने का तरीका में क्या, एक तरीका है कि वही के मान के आप निकालो। दूसरा एक और तरीका है गाइस, दूसरा तरीका है कि एक के गुणांक में कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे। तो इन ऊपर वालों का एलसीएम आप ले लो, ऊपर वालों क्या ले लो, एलसीएम। तो 1 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा। कितना आएगा, 2। अब इस 2 में इस 1 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 1 में 1 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। क्या बात समझ पाए। मैंने एक, ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाले 1 का लघुत्तम लिया तो कितना आ गया, 2। अब इस लघुत्तम संख्या 2 में से इस वाले पुनः 1 को मैंने भाग किया। आप समझिए बात, मैंने इस वाले को पुनः भाग कराया 2 में, तो 2 भागे 1 कितना आया, 2 आया। और इस 2 का मैंने इस 2 के साथ गुणा कर दिया, तो किसकी वैल्यू मिल गई, 1 की मिल गई। इसी प्रकार 2 में 2 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 5 में तो 5 आ जाएगा। और इसी प्रकार 1 में 2 का भाग करेंगे 2 आएगा, और 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो ये आपका ए बी और सी का रेशियो आ गया। कितना आ गया गाइस, ए बी सी का रेशियो, तो 4:5:6। कितना आंसर आ गया, 4:5:6। क्लियर। तो ये भी एक हमारा तरीका था सॉल्व करने का, और आसान था, इसलिए मैंने इस सवाल को बता दिया। वैसे आप के भी मान के आप सॉल्व कर सकते थे, यानी a बराबर 2 के लिखते, b बराबर 5k/2 लिखते, c बराबर आप क्या लिखते, 3k, और फिर उसको दिन आप सॉल्व करते। लेकिन मैं यहाँ क्या किया, चूँकि पिछले कंसेप्ट में आप देखें, पिछले वाले सवाल में जो सवाल था हमारा वो इस प्रकार सवाल था, a अपॉन नंबर बराबर b अपॉन नंबर बराबर c अपॉन कुछ नंबर दे रखा। यदि यहाँ भी कोई नंबर होता पिछले वाले सवाल में, तब फिर मैं वहाँ भी ऐसा एलसीएम लेकर सॉल्व करवा देता। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वहाँ कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा एलसीएम लेकर सॉल्व करना, और यहाँ आसान था, इसलिए मैंने बता दिया आपको कि इसका एलसीएम लो
और एलसीएम संख्या से भाग कराओ और नीचे वाले से गुणा कराओ, तो हमेशा आपकी ABC की वैल्यू मिलती जाएगी। क्लियर? तो मैंने वहाँ वो वाला मेथड बता दिया बेसिक, यहाँ मैंने वो अपना ट्रिकी बता दिया कि इस प्रकार से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैक्सिमम स्टूडेंटों को इस प्रश्न में कन्फ्यूज़न होता है। तो इस प्रश्न में कन्फ्यूज़न का एक ही बात होती है गाइस, कि पहले बात उसको प्रश्न समझ नहीं आ पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है क्या प्रश्न है। दूसरी बात, वो प्रश्न यदि समझ पा रहा है तो तुलना नहीं कर पा रहा, कंपेयर नहीं कर पा रहा है कि किसका किससे कंपेयर कर दें। और यदि इन दोनों को उसने कर लिया तो देन फिर आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो आइए पहले मैं प्रश्न आपको रीड करके दिखाता हूँ। कहता है एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात इतना दे रखा है। सिक्के हैं, यानी 25 पैसे, जैसा कोई एक व्यक्ति है, मान के चलें कोई एक व्यक्ति है। अब उस व्यक्ति के पास 3 प्रकार के सिक्के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सिक्के। एक 25 पैसे वाला सिक्का रखा है, वो 10 पैसे वाला, वो 25 पैसे वाला सिक्का रखा, 10 पैसे वाले सिक्का रखा और 5 पैसे वाले सिक्के। वो 3 प्रकार से सिक्के रखा है अपने पास, 10, 5 और 25। लेकिन उन सिक्कों का अनुपात दे रखा है। जब उनका आपस में अनुपात निकाला गया, रेशियो निकाला गया, तो ये 25 पैसे सिक्के का अनुपात हो गया, ये 10 पैसे का हो गया और ये आपके 5 पैसे के सिक्के का अनुपात हो गया, यानी अनुपात दे रखा है। तो कहते हैं यदि थैले में कुल धन 60 रुपये हों तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर? अब आइए इसको अब समझाते हैं हम आपको। क्वेश्चन समझ आया? यानी कितने प्रकार के सिक्के हो गए? 3 प्रकार के, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। यदि इनको रुपए में चेंज किया जाएगा इस, तो आप क्या बोलेंगे, कैसे रुपए में चेंज होगा? तो मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं तो ये रुपए में हो जाएगा। या मैं ऐसा कर लेता हूँ गाइस, एक तरीका और है। क्या तरीका है कि मैं डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ, डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ और डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ। 25 पैसे बटे 100, तो ये सारे रुपए में चेंज हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब यदि भाग किया जाए तो जब हम भाग करेंगे तो ये क्या बनेगा, 0.25 प्लस वो सॉरी कॉमा, इसको भाग करेंगे तो 0.000 0.1 और अगला करेंगे तो कितना आएगा 0.0 एक मिनट गाइस। तो गाइस देखें, जैसा कि मैंने लिखा था, और थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था गाइस। मैंने क्या लिखा था कि 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे को रुपए में चेंज कर दें। तो ये 25 पैसे को रुपए में चेंज करेंगे तो आप पा रहे होंगे 2.5। क्लियर? 10 पैसे को चेंज कर रहे होंगे तो 0.10 और 5 पैसे को आप कर रहे होंगे तो 0.05। ये आपके रुपए में चेंज हो गया। अब क्या है, कहता है सिक्कों का, ये रुपए हैं और ये पैसे हैं, यानी 25 पैसे का ये इतना रुपए हो गया, इतना रुपए हो गया, इतना रुपए। लेकिन इसके कितने सिक्के हैं? अभी इस पूरे पैसे को और सिक्के को, यानी आप ऐसे समझें कि पैसे इंटू उस पैसे का सिक्का, उस पैसे का सिक्का आपस में जब गुणा होगा तो कुल रुपए निकलेंगे। क्या निकलेंगे इस? कुल रुपए, ऐसा समझे आप। तो सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में है और पैसे इस अनुपात में, तो पैसे और सिक्कों का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुल रुपए, क्योंकि कंपेयर कराएंगे, क्योंकि अल्टीमेट आपको रुपए दे रखा है 60। तो ये 60 कब बराबर होगा? जब इनके सिक्कों का अनुपात इनके रुपए से गुणा कर देंगे। तो 25 का 1 से गुणा हो जाएगा, 10 पैसे का 2 से हो जाएगा और 0.05 का 3 से हो जाएगा। तो जब इनका हम गुणा कर रहे होंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार आ रहा होगा कि 0.25
फिर 2 का गुणा 0.10 से होगा तो आ जाएगा आपका 0.20। फिर 0.05 का गुणा हो रहा होगा 3 से तो 5×15 आपका 0.15 आ रहा होगा। और जब आप इन तीनों को जोड़ रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 0.60 होता है। कितना आ रहा है 0.60 आ रहा है। ये 0.60 जो है तो वो 60 के इक्वल है। किसके इक्वल है 60 रुपए के। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऐसा एक बार इरेज करके मैं लिखता हूँ गाइस कि मेरा टोटल कितना आ गया था 0.060 आया हुआ था टोटल। ये इस 60 के बराबर है। तो मैं कहूँ एक के कितने के बराबर होगा तो आप बोल पा रहे होंगे कि एक जो है तो 60/60 × 100। और जब आप इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा 100। कितना आ रहा है। और यही एक यूनिट की वैल्यू तो पूछा था। वो क्या पूछा था 25 पैसे सिक्कों की संख्या बताइए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 100 और सिक्कों की संख्या कितनी है 1 और 1 का 1 का गुणा होगा तो 100 ही आएगा। तो ये राइट आंसर कितना आ गया आपका 100। क्लियर। ये ना समझ में आया तो 1-2 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। और एक प्रश्न इसी प्रकार का पुनः मैंने ले रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इसको डायरेक्टली करेंगे क्योंकि यहाँ दे रखा है आपको 20 रुपये 10 रुपये 5 रुपये। अब इस बार कन्वर्ट नहीं करना है। रुपए दे रखा है और अनुपात उनका दे रखा है तो डायरेक्ट आप रुपए में चेंज कर दो। तो 20 रुपए के नोट रखे हैं कितने 3 तो टोटल कितने हो जाएंगे 20 रुपए के कितने 60। यानी 20 रुपए का एक नोट रखा है लेकिन 20 रुपए की कितने ठो नोट हैं 3 ठो नोट हैं। टोटल मैं पूछूं कितने रुपए हो गए तो आप बता पा रहे होंगे 60 रुपए होंगे। इसी प्रकार उसने 10 रुपए का भी नोट रखा लेकिन 10 रुपए की कितनी नोट रखा है तो 4 नोट। कितने नोट 4। 10 रुपए की 4 नोट रखा तो मैं कहूँ टोटल कितने रुपए हो गए 10 रुपए के तो आप कह रहे होंगे 40 रुपए। सेम इसी प्रकार 5 ठो सिक्के हैं 5 क्या है नोटे हैं किसके 5 रुपए के। तो 5 रुपए की नोटे 5 ठो रखा है तो कितने रुपए हुए टोटल 25। तो अब इनको आप जोड़ पा रहेंगे तो कितना है अच्छा 4 10 और 10 125 यानी कितना आ गया 125 125 रुपये आ गया यहाँ से। लेकिन 125 नहीं है आपको दे रखा है टोटल धन कितना है 1000 यानी 125 जो है 1000 के बराबर है। तो आप इसको भाग कर रहे होंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही होगी 8। कितनी आ रही होगी 8। अब आपसे क्या पूछा 5 रुपए के नोटों की संख्या। तो 5 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है आपके पास तो 5 रुपए के यूनिट में कितने सिक्के यहाँ दिखाया है तो आप कह रहे होंगे यहाँ तो 5 ही सिक्के हैं तो एक सिक्के के कितने रुपए 8 रुपए। क्लियर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 8 रुपए। तो 5 की पूछ रखा है तो 5 की कितना हो जाएगा तो आप पा रहे होंगे 8 पंचे 40। तो टोटल संख्या कितनी है इसकी 40। यानी 5 रुपए के टोटल संख्या कितनी है 40। क्लियर। आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न है कहता है 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात इतना है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। बहुत सिंपल गाइस बहुत ही सिंपल। वर्ग है वर्ग पता है आपको चारों साइड इक्वल होती हैं और 2 वर्ग हैं दोनों की अलग अलग है। तो यदि इसकी 3 है तो इसकी कितनी है 4 और इनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा। तो क्षेत्रफल क्या होता है गाइस। और याद रखें जब अनुपात पूछे तो आपको रियल डाटा के बारे में कुछ सोचना नहीं है जो दे रखा उसी पे फोकस करो। मान के चलो कि 3 इसकी भुजा है 4 इसकी भुजा है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो आप बोलेंगे भुजा का वर्ग होता है तो आप 9 लिख देंगे। इसका भुजा का वर्ग कितना होगा तो आप बोलेंगे 16 हो जाएगा। तो यही तो आंसर है यही क्षेत्रफल का अनुपात होगा। कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे 9:16। 9:16 क्या है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। क्लियर। क्योंकि वर्ग की भुजा का वर्ग मतलब वर्ग के भुजा जो भी वर्ग होंगे उसकी भुजा का वर्ग कर देंगे तो वही हमारा क्या निकलता है क्षेत्रफल निकलता है। क्लियर। आइए
अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, कहता है ए और बी अनुपात के प्रत्येक पद में कितनी मात्रा जोड़ी जाए ताकि उनका अनुपात सी अनुपात डी हो जाए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है गाइस। इस प्रश्न के बारे में विषय करें जब मैं बेसिक से चलता हूँ, क्योंकि ऐसे सवालों में बेसिक जो लगाएंगे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। कहता है ए अपॉन बी के प्रत्येक पद में कितनी मात्रा जोड़ी जाए। तो मुझे नहीं पता भाई, तो आप यहाँ भी एक्स जोड़ दो, यहाँ भी एक्स जोड़ दो। तो ये अब जब यहाँ एक्स जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, सी अनुपात डी। अब आप निकाल लो एक्स की वैल्यू। अब आप क्या कर लें, निकाल लें एक्स की वैल्यू। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, सी और डी अपने पास रखेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। क्लियर? आपको आसानी से यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप इसको ज़रूर करें, और करेंगे, करने के बाद जब आपसे नहीं हो पाएगा तो मैं फिर से इसके बारे में बता दूंगा, या कि क्या कहते हैं, बता दें? चलिए बता ही देते हैं। डी का गुणा ऐसे हो रहा होगा तो आप यहाँ कर पा रहे होंगे ए डी प्लस डी एक्स, और यहाँ इस प्रकार से इसे गुणा होगा होता होगा तो बन रहा है आपका बी सी प्लस सी एक्स। क्लियर गाइस? एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लो, बिना एक्स वाले एक तरफ कर दो। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि डी एक्स माइनस सी एक्स इक्वल्स टू बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी। यहाँ से x कॉमन कर पा रहे होंगे आप, तो क्या मिल रहा है यहाँ से d माइनस सी, और इधर से क्या मिल रहा है आपको बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी। तो x बराबर निकाल पा रहे होंगे तो क्या मिलेगा आपको कि बी सी माइनस ए डी अपान, ये अपान में चला जाएगा तो d माइनस सी। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी सी माइनस ए डी। क्या मिलेगा गाइस, बी सी माइनस ए डी अपॉन डी माइनस सी, डी माइनस सी। क्लियर? क्या बात समझ पाए? एक बार मैं पुनः कर दूंगा इस, ताकि आपको क्लियर रहे। चलिए कर ही देते। तो ए अपॉन बी, कलर थोड़ा चेंज कर दें तो क्लियर समझ आएगा इस। ए अपॉन बी प्लस एक्स में जोड़े दे रहा हूँ दोनों में, तो ये कितना मिल जाएगा, अब सी अपॉन डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डी का इस पूरे के साथ और सी का इस पूरे के साथ, तो क्या निकल के आएगा, ए डी प्लस डी एक्स बराबर बी सी प्लस सी एक्स, बी सी प्लस सी एक्स। क्लियर गाइस? बी सी प्लस सी एक्स, एक्स वाले एक तरफ और बाकी वाले एक तरफ। तो ए डी माइनस, इसको इस बार उठा लाओ इधर आप, तो इधर हो जाएगा बी सी बराबर, इधर सी एक्स है, इसको इधर ले जाओ तो आपको बन जाएगा डी एक्स। अब यहाँ से कॉमन हो जाएगा एक्स, तो यहाँ नीचे बन जाएगा आपका ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू सी माइनस डी इंटू एक्स। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी माइनस, योर राइट आंसर ए डी माइनस बी सी अपॉन सी डी। क्लियर गाइस? चलिए, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं और एमपी व्यापम के हर एग्जाम में। आइए, और अगला प्रश्न जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखें। कहते हैं दूध और पानी के 85 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात इतना है, मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। बहुत ही आसान, इतना सिंपल है गाइस, क्या बताएं। ये अनुपात दे रखा है और ये टोटल यदि आपस में मिला दिया जाए तो मिक्सचर कितना बन जाएगा, 17, जबकि मिक्सचर आपको दे रखा है कितना, 85, यानी 70 85 के बराबर है। तो कहता है मिश्रण में दूध की मात्रा, दूध का अनुपात कितना है, 14, तो 14 यूनिट की वैल्यू पूछना चाह रहा है।
तो 17 पना 85 और 14 पंचे 70, तो दूध की मात्रा 70 लीटर थी। बड़ा आसान प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते। अब यहाँ से सवाल अब आपके बनना स्टार्ट हो गए। अब इन प्रश्नों को आप जब हल करेंगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं, अब हम प्रश्न हल करना शुरू किए। देखिए, कहता है कि ए और बी के आय का अनुपात इतना है, दोनों खर्च का अनुपात इतना है और हर एक की बचत 200 रुपये है, तो ए और बी की आय बताइए। एक तो तरीका इसका इस प्रकार है गाइस कि आय का अनुपात दे रखा है, तो मान लेते हैं मुझे नहीं पता आय कितनी है, तो मैं मान लेता हूँ 3x उसकी टोटल आय थी, जिसमें से वो 200 बचा रहा था। तो यदि मैं आय में से 200 माइनस कर दूं तो हमें क्या मिलता है, खर्च। एक मिनट थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता देता हूँ गाइस। आय बराबर होता क्या है, तो याद रखेंगे आय क्या है, इनकम क्या है। तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। यानी खर्च को और बचत को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाता है, आय। यदि मैं कहूँ बचत क्या है, तो आप निकाल पा रहे होंगे कि बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। आय माइनस खर्च बराबर बचत। आय माइनस खर्च बराबर बचत। मैं कहूँ कि मुझे खर्च बताओ क्या है, तो आप कह रहे होंगे कि जो खर्च है आय में से यदि बचत को माइनस कर दिया जाए, आय में से बचत को माइनस कर दिया जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा, खर्च मिल जाएगा। ये बात यदि कंसेप्ट क्लियर है तो देन फिर मैं अपने सवाल पे चलता हूँ। अब आइए मैं सवाल पे चलता हूँ। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है ये दोनों आय है और ये दोनों खर्च है और ये एक का बचत है, हर एक का बचत है, दोनों की बचत है। तो आय मुझे नहीं पता टोटल, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ तो 3x आय होगा। क्लियर, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ। मैं कह रहा हूँ 3x उसका टोटल इनकम था और उसने 200 बचा लिया, तो यदि 200 में माइनस कर दूँ, एक बात समझिए कि रियल डाटा है और रियल डाटा को आप इसमें माइनस ऐसे करके नहीं लिख सकते, इसलिए जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे लिखना है। फिर कहता है बी वाले का जो इनकम है वो 4x है और इसने भी 200 बचाया, तो ये इसका हो जाएगा। और इन दोनों का जो मैंने लिख रखा है 3x माइनस 200 अपॉन 4x माइनस 200, इन दोनों का जब रेशियो निकल के आता है तो वो रेशियो कितना निकल के आता है, 2/3। ये आपको दे रखा है। अब वो ए और बी की आय जानना चाहता है कि वो ए और बी की आय कितनी है। एक तो ये तरीका है गाइस, यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी 3 का इन दोनों के साथ गुणा और 2 का नीचे वालों के साथ गुणा। तो आप कर रहे होंगे तो 9x आ रहा होगा माइनस 600 आ रहा होगा बराबर। इसी तरह इसका गुणा कर रहे होंगे तो आपको 8x आ रहा होगा माइनस इसका इससे गुणा कर रहे होंगे तो आपको 400 मिल रहे होंगे। अब इसको आप ट्रांसफ़र करके आप निकाल सकते हैं। तो x बराबर आपको मिल रहा होगा, x बराबर 200। कितना मिल रहा है गैस, 200। अब आपसे इनकम पूछ रहा है, तो x की वैल्यू 2 है तो 3 के साथ गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। यानी ए का इनकम कितना था, 600। ए का इनकम कितना था, 600 और बी की इनकम कितनी हो गई, 800। कितनी हो गई, 800। अब अपने डाटा को मैच करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये ए की इनकम है और ये बी की इनकम है, तो कैसे मैच करेंगे, क्योंकि खर्च का अनुपात कितना है, 2:3। तो अब चेक कर लो, इनकम 600 है, 200 बचा रहा था तो बचा कितना, खर्चा कितना किया, 400। इसका 800 इनकम था, इसने 200 खर्चा कर दिया तो बचा कितना, बचत 200 किया था तो खर्च कितना किया इसने, 600। अब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कितना आ गया, 2:3। यानी आपका ये क्वेश्चन एकदम राइट आंसर है। क्लियर गाइस, आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 1 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात इतना था। ए और बी के आय में बढ़ोतरी का अनुपात क्रमशः 3:2 और 3:4 है। दोनों की कुल
दोनों के कुल वर्तमान आय का योग 21,500 रुपये है, तो बी की आय ज्ञात करें। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। इसको आप जब तक समझ ना आ जाए तो आप प्रश्न को हल मत करिए, पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे और देन मैं सवाल आपको हल करके दिखाता हूँ। क्लियर गाइस? आइए, तो पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले एक बार और पढ़ें और इस प्रश्न को समझाता हूँ मैं। पहले कहता है दो व्यक्ति हैं, मैं कहा एक ए है और दूसरा कौन है? बी है। कहता है ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 3:2। फिर कहता है ए और बी की आय में बढ़ोतरी का अनुपात इतना हो गया। ये जो टर्म लिखा है गाइस, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ए और बी के आय में बढ़ोतरी का अनुपात क्रमशः 2:3 और 3:4 है। ये इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि ए का पहले जो भी धन था वो कितना था? 2 था, तो अब कितना हो गया? 3 हो गया। इसी प्रकार बी पहले कितना था? 3 था, तो अब कितना हो गया? 4। वो ये कहना चाह रहा है, जबकि उनका है कितना? 3:2। यानी ये जो 3 है, ये वाला 3, वो बता रहा है कि ये 3 नहीं, एक्चुअली में 2 था। ये जो 3 है ये क्या था? 2 था। तो मैं कहूँ एक कितना होगा? तो आप कह रहे होंगे एक होगा 3/2। तो मैं कहूँगा फिर 3 कितना होगा? तो गुणे 3 कर रहे होंगे, तो कितना आ रहा है? 9/2। यानी वर्तमान में ए का जो इनकम है कितना है? 9/2। इसी प्रकार इसका आप निकालेंगे। कह रहा है कि पहले 3 था, जबकि है कितना? 2, यानी 2 जो है 3 के बराबर। तो मैं एक कहूँगा तो आप बोलेंगे एक जो है तो 3/2 के बराबर। तो मैं कहूँगा 4, तो आप कह रहे होंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। यानी अब बी की जो पर्सनल इनकम हो गई 6 हो गई, ए की हो गई 9/2 हो गई। कहता है दोनों के कुल वर्तमान आय का योग इतना है। तो इन दोनों को यदि आप जोड़ रहे होंगे तो 6 दूनी 12 और 12 और 9, 12 9 कितना हो जाएगा गाइज? 21। 12 9 21, 21/2 ये टोटल इनकम हो गया यूनिट में। जबकि आपको इनकम दे रखा है, इनकम कितना दे रखा है? 21,500। 21,500 दे रखा है और यूनिट में 21/, थोड़ा सा पेज की शॉर्टेज हो गई, फिर से मैं करता हूँ गाइज। आइए गाइज यहाँ सॉल्व करते हैं। कहता था कि ए की आय 2:3 से बढ़ जाती है। यानी पहले 2 थी, तो अब कितनी हो गई? 3। जबकि उनका रेशियो दे रखा था, पहले से ही उनका अनुपात दे रखा था गाइस। उनका पहले से जो अनुपात दे रखा था, तो वो कितना दे रखा था उसको आप समझिए। तो उनका अनुपात पहले दे रखा था आपको 3:2। कितना दे रखा था? 3:2। इसको याद रखिएगा, ये पहले का अनुपात है। ये आपको गिवन है कि ये अनुपात आपको दिया हुआ था। अब ये अनुपात जब आपको दिया हुआ था, साथ में अगले स्टेटमेंट में बोल देता है कि ये ए है, ये ए है आपका, 3A है और ये कौन है? बी है। तो ए की अनुपात 2 से 3 हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। यानी पहले 2 थी, तो अब कितनी हो गई? 3। तो मैं ये कहता हूँ कि 2 जो है 3 के बराबर है। तो मैं कहूँ 1 कितने के बराबर? तो आप कह रहे होंगे 3/2 के बराबर। लेकिन ये था कितना? 3 तो था, तो 3 कितने के बराबर होता? तो आप बोल पा रहे होंगे 9/2 के, यानी 4.5। साथ ही अगले स्टेटमेंट में कहता है कि बी जो है, अब बी के बारे में समझिएगा। बी जो है 3 से 4 हो जाता है। बी जो है 3 से 4 हो जाता है। यानी था तो 2, लेकिन जब बढ़ोतरी हुई तो उसका अनुपात बता रहा है कि 3 से 4 हो जा रहा है। जब 3 से 4 हो रहा है, यानी मैं ये सेकंड स्टेटमेंट यानी बी के बारे में कह रहा हूँ कि 3 जो है तो 4 हो जा रहा है, तो 1 कितना होगा?
तो आप कह रहे होंगे 4/3 होगा, लेकिन था कितना 2, तो आप गुणा कर रहे होंगे 2 का, तो एक्चुअल में 4 दूनी 8, तो 8/3 हो पा रहा हो। यानी उनके बढ़ने के बाद अब रेशियो वर्तमान में 4:5 से लेकर 8/3 हो गया। इनको अनुपात निकाल लें इन दोनों का, यानी 4.5 और अनुपात 8/3 का रेशियो निकाल लें। ये ए है और ये बी है, इनका रेशियो आप निकाल पा रहे होंगे। तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 12 × 1 = 13, 13.5 अनुपात 8। ये ए और बी के वर्तमान आय का अनुपात हो गया 13:5। जबकि गाइस आपको दे रखा था एग्जाम में कि वर्तमान आयु जो है टोटल वो कितनी है 21,500। कितनी है वर्तमान आयु 21,500। लेकिन इन दोनों का यूनिट में यदि जोड़ा जाए तो कितना आएगा, यदि आप जोड़ पा रहे होंगे तो जोड़ेंगे तो आप 21.5 आएगा, 21.5 आएगा। बस आप भाग कर रहे होंगे गाइस, तो जब आप भाग करेंगे तो 21.5 यहाँ भी 21.5 यहाँ है, दशमलव हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। भाग कर रहे होंगे तो 1, यानी कितना आ रहा है आपका 1,000,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1,000,000। लेकिन आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था बी की आय, और बी की आय के यूनिट में कितना है 8। तो 1,000 के बराबर, तो गुणे 8 कर देंगे। अब जब गुणे आप 8 कर रहे होंगे तो आपका कितना आ रहा होगा 8,000। कितना आ रहा होगा गाइस 8,000। तो योर राइट आंसर कितना आ गया 8,000। क्लियर। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ ताकि आप कोई समस्या न जाए। दिया था कि ए और बी के आय का अनुपात 3:2 था। कितना दिया हुआ था गाइस 3:2। फिर ये दिया हुआ था कि ए और बी की आय का अनुपात कितना है 3:2। और अगले ही स्टेटमेंट में वो अपना बदल देता है, बोलता है ए की जो आय है वह आय जो है तो 2:3 से वृद्धि हो जाती है, और बी की जो आय है वो 3:4 से वृद्धि हो जाती है। यानी ए हैं कितने, ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है, लेकिन अगले स्टेटमेंट कहता है जो 3 है वो 2 से 3 हो जाता है, और ये जो 2 है वो 3 से 4 हो जाता है। यानी इंडिविजुअल, यानी ये जो दे रखा है वो इस 3 के बारे में सिर्फ बात कर रहा है, और ये जो है तो सिर्फ 2 के बारे में बात कर रहा है। तो मैं यही कहता हूँ कि ए यदि 2 था तो 2 से 3 हो जा रहा है, तो मैं कहूँ ए कितना होगा, तो आप बोलेंगे 3/2 होगा। लेकिन एक्चुअल में वो दे रखा था ये कितना है 3, तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा 9/2 के। जब 9/2 के बराबर होगा आपका, तो इसको भाग कर रहे होंगे तो कितना है 4.5। तो ये ए का वर्तमान आय है, वर्तमान आय। इसी प्रकार बी का वर्तमान निकालो, तो बी क्या है 3 से 4 हो जा रहा है, तो मैं कहूँ एक कितना होगा, तो आप बोलेंगे 4/3 होगा। जबकि ये था कितना 2 था, तो आप भाग कर रहे होंगे और गुणा कर रहे होंगे तो 8/3 के बराबर। ये ए का वर्तमान है, ये बी का वर्तमान है, दोनों का रेशियो बना लें। और जब दोनों का रेशियो बना रहे होंगे किसका किसका, इन दोनों का, तो ये बन पा रहा है 13.5 अनुपात 8। यानी ये ए है और ये कौन है बी, इनका वर्तमान आयु का अनुपात आ गया। लेकिन उसने दे रखा था कि वर्तमान आयु का जो योग है वो 21,500 है, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे वर्तमानों को तो कितना है 21.5। ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 और ऊपर चला जाएगा। अब आप देखेंगे 21.5 यहाँ भी 21.5 यहाँ, तो एक टाइम चला जाएगा 1 टाइम, और ये 3 0 और हैं तो चिपका दो आप बगल में 3 0, तो 1,000 आ जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एक यूनिट की वैल्यू वर्तमान में कितनी है 1,000। लेकिन पूछा कितने का, बी का तब पूछा था। अभी कितने यूनिट है 8, तो गुणा कर पा रहे होंगे तो कितना आ रहा है 8। क्लियर। चल अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है आपका, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है गाइस। कहता है ए बी और सी के कुल खर्च का अनुपात इतना है, और उनकी बचत उनके आय का इतने प्रतिशत क्रम से है। यदि उनकी आय का योग
15 30 है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, आइए सॉल्व करते हैं। कहता है ए बी के कुल खर्च का अनुपात। पहले आप इस प्रश्न को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे यह समझाने का प्रयास करूंगा। स्लाइड थोड़ी यहाँ पास स्पेस कम है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड में। चलिए यहाँ समझते हैं। कहता है ए बी के कुल खर्च का अनुपात क्रमशः कितना है। तो आप समझिए पहले, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इनकम, फिर लिखता हूँ एक्सपेंडिचर और फिर मैं लिखता हूँ सेविंग। इस बात को आप समझेंगे। ये इनकम, आई से इनकम हो गया, ई एक्स से एक्सपेंडिचर हो गया यानी खर्च, और सेविंग हो गया। तो आप पहले लिखिए क्या कह रहा है कि ए बी और सी के कुल खर्च का अनुपात 16 12 और 25, 16 12 और 9 है, और उनकी बचत उनके आय का 20% है, उनकी बचत। तो आप पहले जो परसेंटेज दे रखे हैं उनको लिख लीजिए। तो परसेंटेज दे रखा था 20%, 25% और दे रखा था आपका 40%। इनका फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 5, 1/5। यहाँ से कर रहे होंगे तो 1/4, और यहाँ कर रहे होंगे तो 2/5। अब इस बात को आप समझिए कि जो नीचे की जो वैल्यू है ये टोटल वैल्यू 100% मानी जाती है, और 100% उसकी इनकम है। 100% क्या है, उसकी इनकम है। और इनकम यदि उसकी 5 है तो एक उसने क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो आप ऐसा समझिए, यदि टोटल उसका 5 इनकम है और एक वो बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 4। तभी तो खर्च और सेविंग जोड़ेंगे तो इनकम आएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं। सेम दूसरे में आए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैं कहता हूँ टोटल बी की इनकम 4 थी। टोटल बी की इनकम कितनी थी, 4 थी। 4 में से वो एक बचा लेता है तो खर्च कितना कर देता है, तो आप बोलेंगे 3 कर देता है। इसी प्रकार यहाँ आते हैं तो टोटल सी की इनकम कितनी है, 5 है। 5 इनकम है तो 2 वो बचा लेता है, 2 बचा लेता है, तो खर्च कितना कर देता है, तो आप बोलेंगे 3 खर्च कर देता है। अब ये आपका क्लियर हो गया। क्लियर, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग हो गया। आगे वो कहता है कि खर्च का अनुपात दे रखा था गाइस। देखिए खर्च का अनुपात दे रखा था कितना, 16:12:9। ये उनका खर्च था ABC का। अब यहाँ यूनिट में देखेंगे खर्च, तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, जबकि यहाँ कितना है, 16:12:9। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 4 जो है तो 16 के बराबर है। मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल कि 4 16 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा, 4 के। एक कितने के बराबर होगा, 4 के। ए यदि एक 4 के बराबर होगा तो मैं कहूँगा 5 कितने के बराबर होगा। तो आप गुणा कर रहे होंगे 4 से, तो ये कितना आ रहा होगा, 20। कितना आ रहा होगा, 20। फिर ये 3 जो है 12 के बराबर है। ये खर्च वाला 3 12 के बराबर, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो 3 है आपका, इस 12 के बराबर है, क्योंकि दोनों ही तो खर्च हैं। ये भी यहाँ खर्च है, ये भी यहाँ खर्च। मैं कह रहा हूँ 3 12 के बराबर, तो 3 12 के बराबर, तो एक कितने के बराबर, तो आप बोल पा रहे होंगे 4 के बराबर। तो 4 के बराबर, तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 4 का गुणा कर रहे होंगे तो कितना आ रहा है, 16। यहाँ कितना है खर्च, 3 है। यहाँ जबकि कितना है, 9 है। मैं कह रहा हूँ 9 नहीं, 3 9 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर, 3 के। तो यहाँ गुणा कर रहे होंगे 3 के, तो 5 कितने के बराबर, 15। तो ये उनका इनकम आ गया, 20 16 15 उनका क्या आ गया, ये इनकम हो गया, तीनों का इनकम। जबकि वो टोटल इनकम दे रखा था, तीनों के आय का योग कितना दे रखा था, तो आप याद रखेंगे 1530 दे रखा था। 1530 वो दे रखा था। और बी का पूछा था, एक बी का पूछा था, तो बी का यहाँ से अनुपात में कितना है, 16। तो आप इसका 16 गुणा कर देंगे और इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 20 30 10 40 10 50 और 1 51। सही जोड़ा होगा इसे, एक बार आप भी जोड़ लेंगे। 20 10 30 10 40 और 10 50 और 1
51। तो कितना आ गया 51, यानी 51 कितनी यूनिट के वैल्यू है 153 और 0 यानी 1530 के बराबर है, तो 16 यूनिट की वैल्यू पूछ। तो अब यहाँ से इसको भाग कर रहे होंगे तो कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 और 0 और 16 का 30 से गुणा हो जाएगा, तो 16 तियाँ 48 और 16 तियाँ 48 और एक 0। तो एक एक्चुअल में जो इनकम थी कितनी थी 480। तो राइट आंसर योर 480। ये एक बार में आपके समझ जरूर ना आया होगा गाइस, लेकिन आप इसको बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, तो धीरे 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 आपसे आने लगेगा। नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि मुझे समझ ये प्रश्न नहीं आया है, तो मैं पुनः एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। कहता है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा इस अनुपात में प्रति किलोमीटर चलती है, तो कुल किराया यदि 720 है तो ट्रेन द्वारा कितना लगेगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान यही क्वेश्चन है। अनुपात दे रखा है सबसे, तो आप इन दोनों तीनों को जोड़ दो, तो 4 2 6 1 7, कितना आ गया 7। लेकिन वो कह रहा है कि बस ट्रेन कार द्वारा इतने प्रति किलोमीटर, कुल किराया एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा क्रमशः इतने इतने प्रति किलोमीटर चलता है, प्रति किलोमीटर। ठीक है, कहता कुल किराया 720 है, कुल किराया 720 है। किराया किस पे लगता है गाइस, तो आपको पता है किराया जो होता है वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलता है, यानी टोटल दूरी ही उसके टोटल किराए पे डिपेंड करेगी, यानी कुल दूरी बराबर कुल किराया। आइए अब इसको हल करते हैं, तो कैसे हल होगा, तो देख लेते हैं कैसे हल होगा। तो आप ऐसा समझिए, तो आप एक बात क्लियर कर दूंगा मैं थोड़ा, कि ये एक निश्चित दूरी है। कैसी है, निश्चित दूरी। तो जब डिस्टेंस सेम हो जाए, डिस्टेंस क्या हो जाए गाइस, कांस्टेंट हो जाए, सेम नहीं कांस्टेंट हो जाए, यानी फिक्स हो जाए, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो रिवर्स कर दिया जाए तो टाइम का रेशियो के इक्वल हो जाता है। क्या मेरी बात आप समझ पाए। ये जो दे रखा है स्पीड दे रखा है प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर क्या होता है, स्पीड होती है, यानी ये जो है तो स्पीड दे रखा है उनका, किसका, ट्रेन, बस और कार का। तो आपको ऐसे समझना होगा कि तय की गई दूरी, तय दूरी, तय दूरी, क्लियर गाइस। तय दूरी कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, तो ट्रेन द्वारा कितनी दूरी चला, तो आप इसका एलसीएम ले लो या रिवर्स कर दो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एलसीएम लेकर सॉल्व करें या रिवर्स कर दें, तो रिवर्स करेंगे, रिवर्स यानी एलसीएम लेकर रिवर्स, तो ये कितना आ रहा होगा, ये 4 आ रहा होगा, और ये 2, और ये कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा बस द्वारा, और कार के लिए कितना आ रहा होगा, तो 2 आ रहा होगा। ये टोटल उनकी दूरी हो जाएगी, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो ये स्पीड है, तो उनको रिवर्स कर देंगे तो टाइम मिलेगा, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस डिस्टेंस मिलेगी। क्लियर। एक बार और समझिए, ऐसे समझिए कि ये किलोमीटर दूरी है, वो स्पीड है, यानी स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है 1:2:4, 1:2:4। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप जब टाइम का रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकलेगा आपका, तो एक व्यक्ति की निश्चित दूरी। गाइस इस प्रश्न में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि डाटा सही नहीं समझ आ रहा है,
कि यहाँ पास उसने प्रति किराया बोला है और कुछ डिस्टेंस नहीं पता है हमें, और ना ही कुछ तो मिस्टेक है गाइस। तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, इस प्रश्न को ना करेंगे अभी, और मैं बाद में इसको करेक्ट करके आपको बता दूंगा। इस प्रश्न में कुछ एरर है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आप समझिए, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्लियर? पढ़ें। तो ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे आप लिख लें। ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती, तो कुछ बी ऐसा होगा तभी तो ये हमारा सेट हो जाएगा। क्लियर? यानी बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती ए है। यदि ए इस प्रकार है तो बी इस प्रकार होगा। इसलिए मैं क्या कहूँगा कि ए बराबर क्या हो जाएगा। ए बराबर मैं ऐसा लिख सकता हूँ के अपॉन बी की पावर क्यू। के यहाँ एक समानुपाती मान है, कांस्टेंट है। क्लियर? स्थिरांक है, इसके मान रखने से कोई परिवर्तन इसमें नहीं। अब आइए वैल्यू रखते हैं। ए कितना दिया है? 3 दिया है, के रखे रहिए। बी कितना दिया था? 2 की पावर 3 मतलब 8। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो के बराबर कितना हो जाएगा? 24। के का मान कितना आ गया आपके? 24। आगे कहता है, आगे थोड़ा सा और पढ़िए। कहता है ए जो है 8/9 है, यानी ए क्या है? ए इक्वल्स टू 8/9 है। तो 8/9 है, इसका मतलब, इसका क्या मतलब है कि ए जो दे रखा है आपको, वह ए आपका क्या है? k/b/3 के भी इक्वल है। यानी मैं ये कह सकता हूँ k अपॉन बी की पावर 3, और बी की पावर 3 आप लिख लेंगे, यानी ए इसके भी बराबर है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा आप समझिएगा कि अब क्या करेंगे आप कि के की वैल्यू भी दे रखा है, तो आप आगे क्या करेंगे? 8/9 इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी है? 24। तो आप वैल्यू रख दे 24 और बी की पावर 3 कर दे। क्लियर? अब आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करिए। तो 8 3 24 और बी क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 27। तो आपसे बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? तो बी का क्यूब निकाल लेंगे, इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 3। तो बी का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर गाइस? बस ये थोड़ा सा क्या था, कंसेप्चुअल था, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ आएगा। कहता है ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो मैंने जैसा बोला वैसे मैंने लिख के ये निकाल दिया। क्लियर? फिर बोला ए 3 है बी 2 है, तो मैंने यहाँ मान रखा, तो यहाँ एक के का मान निकल आया। फिर कहता है अगर ए इतना हो तो बी का मान निकालो। अब पुनः वो स्टेटमेंट को चेंज किया, तो ए कहता है इतना हो, तो मैंने एक जगह फिर लिख दिया इतना। तो ठीक है, इतना है, तो बी का मान कहाँ से निकलेगा भाई? ए जो है तो इतने के बराबर है, तो बस इसी वैल्यू को यहाँ रख दिया, यहाँ से निकाल लिया, तो क्लियर हो जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न है, कहता है 68,000 को ABC इस अनुपात में बांटा जाता है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर निकालिए। बहुत सिंपल, सबसे सिंपल यही प्रश्न है। तो कहता है 1/2 और 1/4 और 5/16 का अनुपात में बांटा जाता है। जब भी ऐसे अनुपात निकालने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है? नीचे वालों का एलसीएम ले लो, और नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 16 में 2 का भाग करा दो तो कितना आएगा? 8, और 8 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। फिर 4 का इसमें करेंगे, 16 का भाग तो 4 आएगा, 4 का गुणा 1 में होगा तो कितना आ जाएगा? 4। फिर 16 का 1 का गुणा 5 में तो 5। तो कितना आ गया आपका? तीनों का रेशियो, ABC का रेशियो कितना आ गया आपका? तो 8:4:5, दोनों को जोड़ दी, 5 4 9,
और 9 8 17, यानी टोटल कितनी यूनिट आ गई 17, जबकि तीनों यूनिट का मान दे रखा 68,000, यानी इसी को तो बांटना था 68,000। अब कहता है सबसे बड़े और सबसे छोटे, तो इसमें सबसे बड़ा 8 है, सबसे छोटा 4 है, दोनों का अंतर कितना है 4। 17 चौको 68 और 4 और 4 चौको 16, यानी 16,000 योर राइट आंसर। क्लियर। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न और उम्मीद करता हूँ कि सबने अच्छे से देखे होंगे और सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे भी। और एक हमारा क्वेश्चन का कुछ डाटा मिस्टेक था गाइस, तो उसको मैं एक बार फिर से देखूंगा क्या था उसमें क्वेश्चन में, और एडिट जो भी रहा होगा उसको करेक्शन करके फिर से मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने अभी तक टाइम दिया जुड़ने के लिए। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इस प्रकार के प्रश्न और क्वेश्चन प्राप्त हो सकें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।